धरती बनी कैसे? अनगिनत कणों से मिलकर। सारे कण, सारे जीव मिलकर बनाते हैं धरा का एक पूर्ण चित्र। ऐसे में हर कण को ध्यान रखना होता है दूसरे कण का, ताकि धरती का संतुलन बना रहे। हर रात के पश्चात भोर अवश्य हो। इस रात भी भोर होगी, कल एक नया दिन है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस नए दिन का बीती रात के दुखों में डूबकर स्वागत करते हो, या नई सुबह में उभर कर एक नई यात्रा पर चल पड़ते हो। ये प्रसन्नता की बात है चंद्रगुप्त कि तुम्हारी मां जीवित है। परंतु कैसे आचार्य? मेरी मां वहां पर नर्क से भी अधिक कष्ट सहते हुए जीवित है। बड़ी बात है जीवन। मृत्यु और जीवन में सदैव जीवन ही उपयुक्त होता है। वैसे जीवन में हम चाहते हैं कि सुख हो, दुख और कष्ट ना हो, किंतु ये चाहने के लिए जीवन तो हो, और वो है। कोई भी वस्तु किसी को अजेय नहीं बनाती। ये वस्तु नहीं, पराक्रमी कवच है ना आचार्य? कितना भी पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, कवच है तो एक वस्तु ही, और हर वस्तु की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं आचार्य? मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं चंद्रगुप्त के व्यवहार के बारे में सोच रहा था भद्रभट। लगने लगा है कि बड़ा हो रहा है। अब उसे वयस्क समझते हुए आचरण करना चाहिए मुझे। क्यों अपेक्षा रखूं उससे कि अब भी वो पहले की तरह आंख मूंद कर बात माने मेरी? एक आयु के पश्चात यदि अपने बच्चों को समकक्ष न माने तो वो अवज्ञा करेंगे, दूर भागेंगे हमसे। प्राकृतिक नियम है ये। नेता नियति को नहीं चुनते, नियति नेता को चुनती है। माना कि गुरु हूं मैं तुम्हारा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं। मैं आज भी मात्र अपनी अंतरात्मा के आदेश मानता हूं। झांक कर देखो अपनी आत्मा को, क्या चाहती है वो तुमसे? शिष्य गुरु की चाहे जितनी अवज्ञा करे, किंतु उसकी शिक्षा निभाता रहे, उसके लिए यही बहुत है। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वर्ण करेगी। जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ने के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, सभी द्वार बंद हैं, तब हिम्मत मत हारना। दृढ़ता से संभावनाओं के बारे में सोचो, तब कोई ना कोई राह तुम्हें अवश्य दिखाई दे जाएगी। नकारात्मक सोच बुरी होती है भद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए। सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तुम्हें स्मरण होगा चंद्रगुप्त,
एक बार मैंने कहा था कि साहस भय के ना होने में नहीं, साहस भय का सामना करने में है। वैसे कहते हैं कि जब घर में कई समस्याएं हो तो पहले बड़ी समस्या को सुलझाना चाहिए। मैंने तुम्हें अपने भीतर आग सुलगाए रखने को कहा है, उसे भड़काकर सब कुछ समाप्त करने के लिए नहीं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो चंद्रगुप्त। तक्षशिला की पहचान ज्ञान से है। आचार्य चाणक्य, आप गुरुकुल की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। समय के साथ विकास के लिए जड़ परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा आचार्य सुखदेव। क्या पता आज जो बालक मेरे साथ है कल पूरे आर्यव्रत का नेतृत्व करे। उसे अपनी योग्यता के आधार पर सीखने का अवसर तो दीजिए। हेलो, कहां जा रहे हो? आज रात तुम्हें इसी पेड़ की टहनी पर सोना होगा। पेड़ की टहनी? मैं यहाँ कैसे सोऊंगा आचार्य? यदि मैं यहाँ से गिर गया तो? और ये कांटे? देखिए आचार्य, यहाँ पर तो इन्होंने कांटे भी बिछा रखे। यदि मैं यहाँ से गिर गया तो ये कांटे मुझे चुभ भी सकते हैं। मत गिरना। तो यूं तक्षशिला के गुरुकुल में ऐसे विचित्र तरीकों से आर्यव्रत के उस महान आचार्य ने अपने असाधारण शिष्य की शिक्षा दीक्षा आरंभ की। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और चंद्रगुप्त बिना थके यही काम दोहराता जा रहा था। दिन भर पेड़ से गिरती पत्तियों को बटोरना और रात को उस पेड़ की टहनी पर सोना जिसके नीचे पुरुष तत्व कांटे बिखेरता था। हर दिन पत्तियां बटोरते बटोरते और पेड़ की शाख पे सोते सोते चंद्रगुप्त गुरुकुल के दूसरे विद्यार्थियों को तरह तरह के हथियार चलाते देखता, तरह तरह की मल्ल कलाओं का अभ्यास करते देखता। पर वो कहते हैं ना, महान शिक्षकों की सोच हमेशा औरों से अलग होती है। अगर पूरे गुरुकुल में उस समय चंद्रगुप्त से हैरान दूसरा शिष्य नहीं था तो चाणक्य से महान शिक्षक भी पूरे आर्यवर्त में नहीं था। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती। विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती है। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती है। मैं तो दल के चुनाव के समय ही असफल हो जाऊंगा आचार्य। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है। यदि ये बल निर्बल ना हो जाए तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी चंद्रगुप्त। ये क्या बात हुई आचार्य? आपने स्वयं ही मुझे मेरी समस्या का हल बताने के लिए यहाँ बुलाया था और आपने भीतर से द्वार बंद कर लिया। तुम्हें मुझसे उत्तर चाहिए था तो तुमने भीतर आने का मार्ग ढूंढ लिया। इसी तरह कोई कितने भी द्वार बंद कर दे, जिसके हृदय में विद्या को पाने की सच्ची चाह होती है वो विद्या को पाने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। राजद्रोह का अर्थ होता है अपने देश से द्रोह, अपने राज्य से द्रोह करना। यदि आप अपने राजा से द्रोह करते हुए अपने देश के हित साध रहे हैं तो इसे राजद्रोह नहीं, राजभक्ति कहा जाएगा। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचना तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसके प्रयास, उसकी क्षमता, उसका गुरु पर विश्वास उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। ज्ञान का सम्मान होता था कभी, वो चलन भी उठ गया। आज सम्मान है केवल बल का राजा की दृष्टि में, पर बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये धनानंद क्या जाने। वो तो रास और बल को ही समझता तथ्य है, पर विजय बुद्धि की होती है, यही सत्य है। आचार्य,
हमारी आंखों के सामने आपके पाँव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पाँव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हाँ, हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं? जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहल सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं है। समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। जीवन मरण ईश्वर के हाथ होता है, लेकिन कभी कभी सिद्धांतों को एक और रख व्यवहारिक बनना पड़ता है आचार्य। ईश्वर से बड़ा ना कोई व्यवहार, ना ही कोई सिद्धांत। कम से कम अंतिम समय तो हट छोड़ दीजिए चाणक्य, तो फिर आपके पास पछताने तक का अवसर नहीं रहेगा। ईश्वर को सच्चे मन से स्मरण करने वाले को कभी पछतावा नहीं होता। दिन में सूर्य की स्थिति और उससे पड़ने वाली परछाई दिशा और काल की जानकारी देती है, जो यात्रा में बहुत काम आती है। त्रस्त जनता अपने दुखों से लड़े या अपने लिए कोई उपयुक्त सम्राट गढ़े, इसमें जनता को क्या दोष देना। उनका तो हमें कल्याण करना होगा। पर सच है किसी भी समाज का परिवर्तन बाहर से आयात नहीं होता। सवेरा वहीं होगा जहां रात होगी। मगध का भावी सम्राट मगध में ही होगा। हो सकता है कि वो अपनी ही क्षमताओं से अनजान हो, पर होगा मगध में ही। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। हे सूर्य, हे अंधकार मिटाने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे देश का तम मिटा, मेरे मन का भ्रम मिटा। जो योग्य हो प्रजा कल्याण में, जनपदों को जोड़कर इतिहास जो गढ़ दे। बैठे मगध में परंतु विस्तार देखे, मुझे उससे मिला। हो कल्याण सबका। ओम सूर्याय। मानव हृदय एक ऐसी विचित्र वस्तु बनाई है विधाता ने कि सफलता पाने के लिए यदि मानव धैर्य और संयम का साथ ले तो हृदय उसे सद्मार्गी बना देता है, और सफलता पाने की शीघ्र इच्छा यदि बलवती हो जाए तो यही हृदय उसे कुटिल बनाने में क्षण भर भी नहीं गंवाता। एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। सृष्टि का नियम, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाती। पेड़ों को जानकर हम धैर्य का अर्थ समझते हैं। घास को जानकर हम बने रहने का हट समझ पाते हैं। प्रकृति में हर वस्तु के होने का एक अनूठा कारण होता है। यदि तुम इन सब की विशेषताओं को जानते हो तो तुम सदैव शत्रु से एक हाथ आगे रहते हो। अब मैं एक व्यक्ति नहीं, अब एक विचार बन चुका हूं। विचार जो जनहित का विचार है,
विचार जो न्याय का विचार है, विचार जो किसी भी राजा को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का विचार है। ऐसे विचार को ना बंदी बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगी। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से एकाग्रचित होना ही पड़ता है, और जो आवश्यक भी है। किंतु यदि ऐसा ना करें तो हमारे विरोधी, हमारे शत्रु हमें जीने ही नहीं देंगे। फिर भी कभी कभी जब हमें कोई हमारी पूरी सावधानी बरतने के पश्चात भी चकित कर देता है तो अच्छा लगता है। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि आप उन बातों पर विश्वास करें जो सब कह रहे हैं। आप उन बातों पर भी विश्वास ना करें जो मात्र आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई हैं। आपसे बड़े, आपके वरिष्ठ, आपके आचार्य जो कहते हैं, आप उन पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। परंपराएं चूंकि पीढ़ियों से चली आ रही हैं, मात्र इसी आधार पर उन बातों पर विश्वास ना करें। आप उन बातों पर विश्वास करें जिन्हें आपने स्वयं देखा है, जिनका निरीक्षण आपने स्वयं किया है, जो आपको तर्क संगत लगे, जिनसे आपको लगे कि बहुजन हिताय ही बहुजन सुखाय है, तभी आप विश्वास करें। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। अब भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है चंद्रगुप्त। जो चला गया उससे कहीं अधिक महत्व जो हमारे पास है, हमारे साथ है, उसका होता है। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं। योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। जब हम कहते हैं कि हमारा जन्म इस धरती से हुआ है, तो इस बात के पीछे हमारा एक भाव होता है कि हमें सब कुछ इसी धरती से मिलता है। ये धरा खेत बनकर हमारा पेट भरती है, अपने आंचल में हमें रहने के लिए स्थान देती है, अपने जल स्रोतों से हमें पीने के लिए जल देती है, हमारी सांस लेने के लिए हमें हवा देती है। ये धरती हमारे लिए मात्र चलने की वस्तु नहीं, मां समान पूजनीय है। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इधर, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है।
अब ये हमें मिलकर तय करना है कि शासक है कौन और रहेगा कौन। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो चंद्रगुप्त। स्वाभिमान जब तुम्हें अंधा बना दे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो तुम्हें हिंसक बनाता है, तुम्हारे अंदर क्रोध उपजाता है। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें इसका उपयोगी अंग भी समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि इस अभिमान का उपयोग अपने शत्रु के विरुद्ध करें। वो तिलमिला उठेगा और क्रोध से पागल हो कोई ना कोई भूल अवश्य कर बैठेगा। किसी भी योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। राजनीति का एक बड़ा सुंदर नियम है। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। जैसे वो होता पानी ही है, किंतु जब वो पानी बाढ़ से उन्मत्त उफनती नदी का होता है तब बड़े बड़े शिलाखंडों को बहा कर ले जाता है। कारण उसकी गति। जब कोई गिद्ध अपने शिकार पर झपटता है तो उसे तोड़कर रख देता है। कारण गिद्ध की समय को लेकर परख। इसलिए समय की गति और उसकी शक्ति को समझना चाहिए। समय अपनी पूरी क्षमताओं और गति के साथ आप सबके विरुद्ध बढ़ रहा है। समय रहते इसे समझ लें, अन्यथा। इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय आपको लेना है। कर्म तो भाग्य रूपी फल के लिए बीज मात्र होता है। हमने कर्म किया, बीज बोया, फल तो भाग्य की कर्म में है। वो जब पकेगा तब नियति बनेगा। आचार्य चाणक्य सही कहते थे, किसी कार्य को सफलता से संपन्न करने के लिए तैयारी के साथ साथ साहस और तत्परता से उसे पूरा करने की दृढ़ इच्छा सफलता का मार्ग सरल बनाती है। जिसके लिए आवश्यक है योजना बनाने वाले पर भरोसा, क्योंकि उसी को पता होता है कहां जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है। जंगल में जो जीव बचना जानता है सब उसी का सम्मान करते हैं। जीवन के संकट जंगल सदृश होते हैं। जो संकटों से उबरना जानते हैं सभी उन्हीं की जय जयकार करते हैं। माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीतकर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो,
क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। असफलता से सीखना भी आवश्यक होता है चंद्रगुप्त, किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो असफल हो जाए तो क्या करोगे? उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं, यदि दूसरे दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्रगुप्त। आज ही वो दिन है चंद्रगुप्त जब तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम ही वीर यात्रा के नेतृत्व के लिए योग्य विद्यार्थी हो। तुमने बहुत परिश्रम किए हैं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अपने लोगों की, अपनी बस्ती की, अपनी मां के बलिदानों की स्मृतियां भी होंगी। उनसे प्रेरणा लो और जीतकर कालद्वीप के वीर योद्धाओं की आत्मा को शांति पहुंचाओ। विश्वास दिलाओ उन्हें कि एक दिन तुम उनको दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करोगे। मेरी ओर से कोई चूक नहीं होगी आचार्य, ये मेरा विश्वास है। मैं हर उस व्यक्ति का ऋण चुकाऊंगा जिनके बलिदानों के कारण मैं इस पड़ाव पर खड़ा हूं। वीर यात्रा का नेतृत्व मैं ही करूंगा आचार्य। अब मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर मार्ग अपनाऊंगा। साम अर्थात समझाकर फुसलाकर, दाम अर्थात उत्कोच घूस देकर, दंड अर्थात बल का प्रयोग, हमारी बात ना समझने वाले को दंड देकर, और भेद विरोधियों में फूट डालना, उन्हें आपस में लड़वाना और अपना कार्य निकालना। अब मैं जो चाहता हूं उसे प्राप्त करने के लिए इन चारों नीतियों का प्रयोग होगा। इन नीतियों से होगा अखंड भारत का निर्माण। लक्ष्य ही वहां तक पहुंचने के मार्गों और उपायों की सार्थकता को सिद्ध करता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य न्याय संगत है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग भी तुम अपनाओगे उसे तर्क संगत ही माना जाएगा। मार्ग की शुद्धता के लिए हट मात्र अकर्मण्य बुद्धिजीवियों का निकम्मापन है, और मैं ना तो अकर्मण्य हूं और ना ही निकम्मा। और इस अभियान का आरंभ हम चंद्रगुप्त को राजा घोषित करके करेंगे, क्योंकि राजनीति की बिसात पर कोई भी एक योद्धा की नहीं सुनता, और एक राजा के समक्ष सभी आदर से झुक जाते हैं। और अखंड भारत का सम्राट बनने के लिए चंद्रगुप्त को राजा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सब अखंड भारत के लक्ष्य में विश्वास रखते हो
इसलिए इसी समय से चंद्रगुप्त को अपना राजा मानकर उसके उपयुक्त व्यवहार करो, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने राजा को अपेक्षित सम्मान नहीं देंगे, तब तक दूसरे उसका सम्मान कैसे करेंगे? मुझे लेकर तुम व्यर्थ में ही भावुक हो रहे हो। अखंड भारत की तुलना में मैं नहीं हूं महत्वपूर्ण। तर्क के स्तर पर आपकी सभी बातें सही आ जा रही, किंतु कैसे करेंगे हम अखंड भारत के सपने को साकार? हमारे पास अब ना अपनी सेना है, ना ही धन। हमारे पास तो पर्याप्त भोजन भी नहीं है खाने को आचार्य। कैसे लड़ेंगे हम और कब तक? एक होता है राजमार्ग, जिसके दोनों ओर धनिकों और श्रेष्ठियों की अट्टालिकाएं होती हैं, हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं। और एक मार्ग होता है जो नगर के निर्धनों की कच्ची बस्तियों से निकलता है, कृषकों की झोपड़ियों से निकलता है। यहां सुविधाएं नहीं, पग पग पर कांटे होते हैं। जब हमने स्वयं यह मार्ग चुना है, तो सुविधाओं के सपने क्यों? जो हमारे पास है हमें उसी से लड़ना है, किंतु किसी सफलता से संतुष्ट मत हो। और रही बात जो करना चाहते हैं, उसे कैसे कर पाएंगे, उसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। मां भारती अवश्य कोई मार्ग दिखाएंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा आचार्य। इसके लिए तुम्हें एक आदर्श विद्यार्थी बनना होगा चंद्रगुप्त। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। मुझे वचन दो। उचित। यदि आपका प्रेम हृदय के स्पंदन जैसा सत्य है, यदि आपको लगता है कि आप चंद्रगुप्त के बिना जी नहीं सकते, तो फिर ऐसा प्रेम तो अमर होना चाहिए। और अमर होने के लिए मरना पड़ता है राजकुमारी तुमधार। तो क्या आप मर सकती हैं अपने इस पवित्र प्रेम के लिए? सत्य, प्रेम जितना स्वप्निल और कोमल नहीं होता। और सत्य यह है कि यदि इस समय आप चंद्रगुप्त के लिए स्वयं को मार भी लें, तो भी मगध के लाखों लोगों पर आपके पिता का अत्याचार ही रहेगा। उनकी धन लोलुपता ही रहेगी। उनका निर्धन किसानों और साधारण जन को कुचलकर सदैव राग रंग में डूबे रहना उतना ही बड़ा दुखद सत्य है जितना कि आप धनानंद की पुत्री हैं। और ये कल्पना नहीं है, और ना ही आपके प्रेम के प्रति कोई द्वेष है मेरा, मात्र एक सत्य है। और ये सत्य चंद्रगुप्त के समक्ष आकर खड़ा हो गया है, मगध के सुनहले भविष्य के समक्ष आकर खड़ा हो गया है, अखंड भारत की समूची योजना के समक्ष आकर खड़ा हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं
कि इस सत्य को समझो, जानो और ये मान लो कि चंद्रगुप्त से आपका संबंध संभव नहीं है। हम जो चाहें नियति हमें वो दे ही दे, ये आवश्यक नहीं है। निर्धनों और पीड़ितों के साथ यही होता आया है आज तक। कभी कभी राजमहल में जन्म लेने वालों के साथ भी हो जाता है ये सब। स्वाभाविक, जिस एक लक्ष्य के लिए हम जीवन भर सब कुछ सहन करते हैं, वो निर्णायक घड़ी जब हमारे समक्ष आ खड़ी होती है, हम स्वयं अवाक रह जाते हैं, मन उद्विग्न हो जाता है। समेट लो ये सारी भावनाएं, समेट लो इन सारी संवेदनाओं। अब यही तुम्हारी शक्ति बनी। अपने हर संशय, हर दुविधा को एक और रखो चलो। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल लाते हैं। चाणक्य, वत्स, आज तुम्हें फिर से देखकर मेरी आंखों के सामने वर्षों पूर्व का वो दिन पुनः जीवंत हो उठा है, जब तुमने पहली बार अखंड भारत की अवधारणा की नींव रखी थी। जब उस छोटे से भोले भाले बच्चे को, जो दास था, गुलाम था, उसमें अखंड भारत के भावी सम्राट को देखकर उसे स्वतंत्र करवाकर तुम्हें शिक्षा दिलाने लाए थे, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, न तुम्हारे अखंड भारत के सपने पर और न ही उस छोटे से भोले भाले बालक पर। सोचकर ऐसी अलौकिक अनुभूति हो रही है कि ईश्वर ने मुझे कुछ और दिया हो या ना दिया हो, परंतु तुम्हारे जैसे दूरदृष्टा और राष्ट्रभक्त का संरक्षक बनाकर जैसे मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया। तुम्हारी आंखों के सपने तब जैसे सच्चे थे वैसे आज भी सच्चे हैं। तुम्हारे आंखों में तब जैसी धधकती आग सच्ची थी वैसे आज भी सच्ची है। मैं तुम्हारी बातों से पूर्णतः सहमत हूं चाणक्य। यदि अखंड भारत के सपने को मूर्त करना है, सबसे पहले चंद्रगुप्त को किसी एक राज्य का राजा बनना होगा, क्योंकि इसके पश्चात दूसरे राजाओं को साथ लेना अधिक सरल हो जाएगा। सोच तो तुम्हारी ठीक है, परंतु ये करोगे कैसे? किसी भी युद्ध में शत्रु से लड़ो, उसके राज्य को पराजित करने के लिए उसे क्षत विक्षत करो, दोनों ही पक्षों के वीरों का रक्त बहाओ, फिर उस पर विजय प्राप्त कर उस राज्य पर अपना नियंत्रण करो। इसकी तुलना में उस राज्य को बिना किसी युद्ध के यूं ही समूचा अपने नियंत्रण में ले लेना सदा श्रेष्ठ होता है। किसी भी समझौते की नींव पर बना कोई भी संबंध, फिर वो चाहे पति पत्नी के बीच का संबंध हो या फिर किन्हीं दो सत्ताधारियों के बीच का संबंध, होता बड़ा ही क्षण भंगुर है, जो कभी भी बिखर सकता है, कभी भी टूट सकता है। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है चाणक्य? बिना आक्रमण के शत्रु को समूचा जीतने के लिए शत्रु के मन से आशा ही मिटा दो,
कि वो अपने विरोधी से जीत भी सकता है, जिससे उसके लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है योजना का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में जितने भी संसाधन हमारे पक्ष में है उनका प्रयोग, ताकि हारने की संभावना ही ना हो। और योजना का तीसरा चरण, शत्रु की निर्बलता का अपने लाभ के लिए प्रयोग, जिससे जीतने के लिए कम शक्ति लगानी पड़े। मैं इन सभी सैद्धांतिक सूत्रों का विधिवत और सफलतापूर्वक प्रयोग करने जा रहा हूं। साम दाम दंड भेद सभी मार्गों से, इन सभी मोहरों, फिर वो चाहे अंबिक हो, यूडोमोस, महाराज पुरु कल्याणी, या फिर चाहे मलय केतु क्यों ना हो, सबका प्रयोग करूंगा। चाहे मेरा मार्ग अनैतिक लगे, चाहे मेरा आचार भ्रष्टाचार लगे, मैं इस युद्ध को बिना लड़े जीतूंगा। कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। एक बात सदैव याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। एक सच्चे योद्धा की पहचान उसका युद्ध ज्ञान नहीं होता, सच्चे योद्धा की पहचान होती है उसकी कल्पनाशीलता। किसी भी योद्धा को सदैव मृत्यु के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए, फिर वो मृत्यु चाहे उसकी आए या किसी और की। मनुष्यों के आखेट जैसा निर्मम आखेट और कोई आखेट हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने सशस्त्र मानवों का कई बार आखेट किया हो, उनकी फिर सभी मानवीय अनुभूतियां और सभी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी होती हैं। शत्रु के वार करने की शैली को जानकर, समझकर, उस पर अप्रत्याशित आक्रमण करके हम कितने ही युद्ध जीत सकते हैं, किंतु शर्त यह कि हमारा आक्रमण शत्रु की अपेक्षा के एकदम उलट हो, उसे आश्चर्यचकित करने वाला हो। कोई भी समस्या आशा को परास्त नहीं कर सकती। कैसी भी रात सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती। क्या हुआ चंद्रगुप्त? आचार्य, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूं, किंतु अभी तक आपको जान नहीं पाया। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है, ऐसी कोई गहरी बात होती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति
अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है, फिर वो अपने ही पूर्वस्व काया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो। साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। क्या कहना था? आचार्य, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर अधिकतर विषयों के लिए प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है, और वो भी एक शास्त्र पढ़। मैं कहां से दूंगा आचार्य? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये तो तुम्ही को सोचना पड़ेगा चंद्रगुप्त। वैसे गुरुकुल में हर नियम के साथ साथ समझदार विद्यार्थियों के लिए एक अवसर भी होता है। यदि तुम वो अवसर पढ़ना सीख लेते हो तो तुम यहां रह पाओगे, नहीं तो तुम्हारे लिए मुझे खेद होगा। चंद्रगुप्त, आज से तुम नीति शास्त्र सीखना आरंभ करोगे। इसका ज्ञान तुम्हें हर युद्ध क्षेत्र में आने वाली कई चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगा। नीति होती क्या है? किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व अनुभवों का क्रमबद्ध संयोजन। नीतियों के व्यवस्थित ज्ञान को नीति शास्त्र कहते हैं। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। अधिकतर युद्धों में सेना नायक अपने श्रेष्ठ योद्धाओं, सैनिकों की अधिक संख्या और अपने भाग्य के सहारे शत्रु पर टूट पड़ते हैं। अब तक विजय के लिए यही मार्ग अपनाने की प्रथा रही है, किंतु आने वाले समय को लेकर मेरी समझ मुझे बार बार संकेत कर रही है कि यह नीति उतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी। इसलिए भविष्य में
हमें नई और कुशल युद्ध नीति सोचनी पड़ेगी। हर परिस्थिति के लिए देश काल की आवश्यकता अनुसार अपने सैन्य दल के सामर्थ्य और संख्या को समझकर अलग तरह से शत्रु का सामना करना होगा। आपकी ये बात तो मैं समझ गया आचार्य, किंतु यदि शत्रु से चारों ओर से घिर जाए तब क्या करें? शत्रु का ध्यान किसी दूसरी जगह भटकाकर निकलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। असंभव और संभव के बीच अंतर मात्र विश्वास का होता है। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि आप उन बातों पर विश्वास करें जो सब कह रहे हैं। आप उन बातों पर भी विश्वास ना करें जो मात्र आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई हैं। आपसे बड़े आपके वरिष्ठ, आपके आचार्य जो कहते हैं, आप उन पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। परंपराएं चूंकि पीढ़ियों से चली आ रही हैं, मात्र इसी आधार पर उन बातों पर विश्वास ना करें। आप उन बातों पर विश्वास करें जिन्हें आपने स्वयं देखा है, जिनका निरीक्षण आपने स्वयं किया है, जो आपको तर्क संगत लगे, जिनसे आपको लगे कि बहुजन हिताय ही बहुजन सुखाय है, तभी आप विश्वास करें। जब तुम बहुत समय तक बुराई के साथ जीने लग जाते हो, तब तुम्हें बुराई में बुराई दिखनी ही बंद हो जाती है। मानव मस्तिष्क इस बुराई की आवश्यकता को मानकर यह सोचने लग जाता है कि यह बुराई वास्तव में उसकी भलाई के लिए है। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। हम यहां समय की गर्भ में छिपे, उन होने वाले सभी अवसरों के होने में विश्वास करें, उन सभी का सम्मान करते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करें, तो परिवर्तन तो आएगा। और ऐसा आएगा चंद्रगुप्त, जो तुम्हारे भाग्य को जगाकर इन दबे कुचले जन जन की शुभकामनाओं पर खड़ा हो, तुम्हारे भविष्य को अविस्मरणीय बना देगा। समय का धड़कने वाला हृदय ही संभावना होती है। जाने दो उन्हें। कभी कभी शेर भी लोमड़ियों के समूह में फंस जाता है। उस समय उनका वो सामना नहीं कर पाता। तो बुद्धिमत्ता इसमें है कि फिर किसी उचित अवसर पर अपना श्रेष्ठ दिखाओ। इस समय यहां से शांतिपूर्वक चले जाना चाहिए। रही विद्रोह की बात, तो वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इनके हृदय पर भय का साम्राज्य है। इनका लालन पालन ही कुछ इस तरह से हुआ है कि ना तो इन्होंने अपना बचाव करना सीखा है और ना ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना। नंदों ने इन्हें जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य किया है, इन्हें विश्वास ही नहीं है कि इससे भिन्न भी हो सकता है कोई जीवन। इनके जीवन की यह नई भोर तुम्हें लानी है चंद्रगुप्त।